नमस्कार, 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 प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बीपीएससी एईडीओ की पीवाईक्यू सीरीज़ में क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग 68 बीपीएससी को टारगेट करेंगे। 68 बीपीएससी, 6 पे 8, 68, ठीक है, इसको टारगेट करेंगे और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, क्या बोल रहा है? श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, तो श्रिलनेस ऑफ साउंड क्या होता है? पहली चीज़ तो ये है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड की बात कर रही है कि शार्पनेस वगैरह की बात कर रहा है कि किस पे डिपेंड करता है। तो आपको पता है कि किस पे डिपेंड करता है, ये फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली करता है डिपेंड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी है क्या ऑप्शन में? नहीं ऑप्शन। तो फिर आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन है इन्वर्सली का, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? वेवलेंथ। ठीक है, साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। पता है आपको ये चीज़। फिर साउंड किस टाइप का वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, साउंड के बारे में। क्या साउंड प्रेशर पे डिपेंड करता है? क्या साउंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? आपको ये कमेंट में बताना है। प्रेशर पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? क्वेश्चन बन सकता है, आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, शुक्रिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशन। ठीक है, तो डिजिटल एप्लीकेशन के लिए आपको पता है कि लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और हमें वो सेल चाहिए जो कि लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो किसका काम होता है? फोटोवोल्टेइक सेल। किसका? फोटोवोल्टेइक सेल। तो आंसर क्या चला जाएगा? फोटोवोल्टेइक सेल। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की बात कर रहा है। ठीक है, फिर आपको मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, बताएगा जो CFL यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, CFL लाइट यूज़ करते हैं ना, इसके अंदर जो गैसेज होती है वो गैसेज कौन सी होती है? NCERT में लिखा हुआ है, बताइएगा आप। मैं वेट करूँगा आपके आंसर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बॉल बेयरिंग आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू। ठीक है, तो बॉल बेयरिंग क्या होता है? आपको पता है गाड़ी में जो देखते होंगे टायर, उसके बाहर रिम, उसमें बीच में देखते होंगे कि वाइट वाइट कलर का जो मतलब लोहा जैसा जो रहता है, जो एकदम पूरा उसके ऊपर बॉल टाइप का मेटल रिंग जैसा होता है, वो क्या होता है? ठीक है, बॉल बियरिंग एक्चुअली उसके बीच में ना स्मॉल बॉल होते हैं, दो राउंड मेटल रिंग के बीच में जो ना स्मॉल बॉल होते हैं। इसके कारण क्या होता है ना कि मेटल रिंग जो है ना वो आसानी से घूम पाते हैं। ठीक है, वो आसानी से घूम पाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि बॉल बेयरिंग का तो काम क्या है? तो इसका काम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन, रोल करेगा टायर, आपको पता है कि रोल करेगी, तो उसमें बदलना। ठीक है, घसीटना थोड़ी होता है, स्लाइडिंग थोड़ी करना है, तो रोलिंग होगा आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आपको अगला क्वेश्चन जो बताना, मुझे ये बताना कि ये जो छोटा जी होता है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम एट पोल्स होती है, इसकी क्या वैल्यू होती है? और जो एक बड़ा जी होता है जिसको कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी क्या वैल्यू होती है? आपको दोनों कमेंट में बताना है, आपने कॉपी में लिखना है। जरूरी नहीं है यहाँ लिखिए, मुझे कोई प्रचार प्रसार नहीं चाहिए। आप अपने कॉपी में भी लिख के इसको याद कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा आपने लिखा? तो मन करे तो लिख दीजिए, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, याद रखिए। क्या बोल रहा है? ए गोलकीपर इन ए गेम ऑफ फुटबॉल पुल हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ समझिए कंसेप्ट क्या है। आंसर पहले बताता हूँ। ये क्या करेगा कि मोमेंटम के रेट को डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब कैसे करेगा देखिए, फुटबॉल के गेम में गोलकीपर अपना हाथ जो पीछे करता है ना कैच करने के बाद, वो क्या करता है, ताकि वो ये करता है बाय डूइंग दिस, उसको उसके हैंड को ना लेस इम्पैक्ट उस पर लगेगा। क्यों? क्योंकि जब वो ये करेगा, ठीक है, मतलब हाथ को बैक करेगा कैचिंग करने के टाइम में, तो ये क्या करेगा, टाइम टेकन को बढ़ा देगा और मोमेंटम ऑफ बॉल को कम कर देगा। तो इसके कारण उसको चोट भी नहीं लगेगी और प्लस उसके हाथ में भी आसानी से बॉल कैच आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी भी आप अच्छे क्रिकेटर विराट कोहली को देखिएगा कैच लेते हो तो हमेशा हाथ को ऐसे करते लेके जाता है, पीछे की तरफ ले जाएगा। उससे क्या होता है, रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ द बॉल। आप अभी यूट्यूब पे सर्च कीजिए किसी भी क्रिकेटर का बेस्ट कैच, तो आप देखिएगा जो खड़े खड़े कोई भी कैच लेगा, डाइव वगैरह वाला नहीं, तो अपना हाथ पीछे करके देगा, देखिएगा। ठीक है, अब आपको बताना है यहीं पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आपको पता है 3 लॉ होते हैं, बताना है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फर्स्ट लॉ इनर्शिया को बताता है क्या? सेकंड लॉ F इक्वल टू ma है क्या? थर्ड लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट है क्या? थर्ड लॉ का एग्जांपल बंदूक की गोली है क्या, जो हम चलाते हैं, जो पीछे की तरफ पुल करते हैं? थर्ड लॉ का एग्जांपल जो स्प्रिंग जो हम खींचते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग बचपन में रबर से मारते थे। तो याद है कई बार रबर से अपने दोस्त को गुल मार रहे होते हैं और जैसे ही हमने उसको मारा वो कई बार हमें ही उल्टा लग जाता है, याद है ना? तो डेट इज़ रिकॉइलिंग जो होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव। आपको पता है तीन होते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा के बारे में बार बार चीख के चिल्ला के बताऊँ। अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पर कितने यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 होता है। ठीक है, इसको किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, याद रखना है अल्फा। ठीक है, याद रखना है। फिर कैथोड है, तो कैटायन बताया था पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कैथोड कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। वही एनायन लिखा रहता है तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आया क्या क्वेश्चन चाह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू। ठीक है, तो आपको इसमें ऑप्शन देखिए क्या है, कीपिंग द बॉडी इन अलोंग द सर्कुलर पाथ। ठीक है, रुकिए इसको, अभी रुकते हैं। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, फ्लाई द ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट। फ्लाई करने की तो बात ही नहीं, सेंट्रीपिटल ही होता है, राउंड राउंड ऐसे ऐसे करके जो गोल गोल घुमाते हैं। इंडिपेंडेंट मोशन होगा ही नहीं, मोर देन वन ऑफ देव, वैसे ही इतना बेवकूफ़ ऑप्शन कुछ है ही नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा, कीपिंग द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर मोशन। ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड द क्या होगा, एक्सिस ऑफ कर्वेचर, या फिर बोलिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। ठीक है, इस फोर्स के कारण क्या होता है कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट को है सर्कुलर पाथ पर मूव करा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, अच्छा कंसेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। वही सेंट्रीफ्यूगल पूछ देता तो आपको पता है वॉशिंग मशीन, मम्मी जो घी बनाती है, याद है ना, सब होगा सेंट्रीफ्यूगल का एग्जाम्पल। 118 विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेज इन्वॉल्व फ्रिक्शनल एंड फोर्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स लगते ही तुरंत आ जाएगा हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी आ जाएगा तुरंत। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हीट एनर्जी, मतलब ये और ये हो सकता है, ये दोनों तो कट गया। ठीक है, हाँ मोर देन वन का भी अभी चांस है, लेकिन देखते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए क्या जरूरी है, तो आपको बहुत अच्छे से पता कि कैनेटिक एनर्जी चाहिए, तभी तो फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। फ्रिक्शन तब लगेगा जब कैनेटिक एनर्जी आएगी। अब कैनेटिक एनर्जी होता क्या है, तो जो एनर्जी जनरेट होता है मूविंग ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के कारण, कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर पूछेगा तो mgh। ठीक है, और जब फ्रिक्शनल फोर्स को ऐड किया जाएगा कैनेटिक एनर्जी में तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, 2 पीस ऑफ वुड को लिया आपने, रब किया कुछ स्पीड से, तो हीट प्रोड्यूस होगा, क्यों, ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देखिए फ्रिक्शन को बहुत प्यार कर रहा है बीपीएससी, क्वेश्चन देख रहे होंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, एक बस की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, बस की बात कर रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, बस इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ एंड टेक्स ए शार्प टर्न टू द राइट साइड सडनली। ठीक है, आपको मैंने बताया था क्या था ये न्यूटन्स का कौन सा लॉ ऑफ मोशन है, इनर्शिया से रिलेटेड है। तो आपको पता है कि मैंने बताया था कि गाड़ी राइट मुड़ेगी तो आप लेफ्ट जाइएगा, गाड़ी लेफ्ट मुड़ेगी तो आप राइट जाइएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया, द पैसेंजर्स इन द सिटिंग बस विल। कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये राइट साइड है तो पैसेंजर किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड, खत्म, लेफ्ट साइड खत्म। ठीक है, ये इनर्शिया पे काम करता है। और ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, आपको एक ही सांस में बोलिए, ए बॉडी वांट्स टू बी इन रेस्ट और इन मोशन अनलेस एंड अनटिल क्या है, एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। सिंपल है, बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, याद होगा। ठीक है, कोई भी बॉडी रेस्ट में जो है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, कोई भी बॉडी मोशन में जो है वो मोशन में ही रहना चाहती है, जब तक कि हम बाहर से कोई ना कोई फोर्स ना लगाए। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहलाता है। ठीक है, याद होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये ऑर्केस्ट्रा वाला क्वेश्चन है। बिफोर प्लेइंग एन ऑर्केस्ट्रा इन ए म्यूजिकल कंसर्ट ए सितारिस्ट ट्राइज टू एडजस्ट द टेंशन एंड द प्लग द स्ट्रिंग सुटेबली। तो वो क्या कर रहा है भाई, म्यूजिकल कंसर्ट वगैरह में ऑर्केस्ट्रा से पहले जो स्ट्रिंग वगैरह को करता है, वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी वगैरह को सितार सब जो है उसके साथ सबको मैच करता है, यही ना, फ्रीक्वेंसी को ही तो मैच करता है। तो ये देखिए एक ही ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी को मैच करता है। क्लियर है, ठीक है, और जब फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो म्यूजिकल साउंड आएगा, क्लियर कट। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट बराबर लेमडा गुना फ्रीक्वेंसी। तो लेमडा और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली है। फिर यहाँ से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एनर्जी बराबर hc/λ। ठीक है, h की वैल्यू क्या होती है, 6.64 × 10⁻⁻34। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एनर्जी पूछ लिया और लेमडा यहाँ है, ठीक है, तो लेमडा आप यहाँ इसको पुट करिएगा, गाना गाइएगा, फिर सबको गुना कीजिएगा, तो सीधा याद रखिए जो E बराबर hc/λ, कभी अगर ऐसी फॉर्मूले की ज़रूरत आ गई तो ये सबका वैल्यू अगर कैलकुलेटेड है 12400, ठीक है, 12400 अपन लेमडा, ठीक है, ये एंगस्ट्रॉन में होना चाहिए, सीधा आंसर मार सकते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है
क्योंकि आपने फिजिक्स उतना डीप नहीं पढ़ा है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप E=AC/λ, H और C की वैल्यू याद रखिए। ये मैंने एक एक्स्ट्रा बता दिया जो सुपर टैलेंटेड बालक हैं, जिनको चाहिए कि नहीं मास्टर तुम बताओ कि कैसे करना है, तो उसके लिए है 12/400/λ, ताकि वो 1 घंटा पहले क्वेश्चन बना ले। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, 20-25 सेकंड की बात है। आप भी गुना कीजिएगा। ज़िंदगी में अकेलापन दूर करने के लिए 6.64 × 10⁻34 को 3 पॉइंट से गुना कीजिएगा, फाइनली यही आएगा। ठीक है, उसके बाद आइए 121। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या, केमिस्ट्री। ठीक है, अब केमिस्ट्री में आइए। तो केमिस्ट्री में देखिए पहला ही क्वेश्चन कितना सुंदर क्वेश्चन है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इन्वॉल्व्स, सॉरी ये 21, सॉरी केमिस्ट्री, ए फॉर्म ऑफ मैटर, क्या बोल रहा है, ए फॉर्म ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। भाई साहब कितना मुश्किल क्वेश्चन है, शायद मुझे लगता है कि 6ठी या 5वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 6ठी या 5वीं क्लास में मुझे लगता है कि आपने ये चीज़ पढ़ा होगा। फिक्स शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, किसकी बात कर रहा है, अरे ज़रा सोचिए किसकी बात कर रहा है। फिक्स्ड वॉल्यूम है तो ऑब्वियसली क्या होगा, लिक्विड होगा, और लिक्विड ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, केरोसिन। खत्म, कुछ बचा है, कुछ भी है नहीं, समझ में आया अच्छे से। सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टी बता रहा है। सम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एज वेन एज बेस, दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अरे भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद कराया था, चिक चिक चिल्ला चिल्ला के, क्या, जना, बे, अली, सनक, पड़े, ये सब किसके ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जना, बे, अली, सनक, पड़े, तो देखिए जना, बे, अली, ठीक है, अली, जना, तो मतलब ए, खत्म, सिंपल, जना, बे, अली, सनक, पड़े, जना, बे, अली, सनक, पड़े, जना, बे, अली, सनक, पड़े। ठीक है, याद रहेगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो कि एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। ठीक है, क्लियर कट, समझ में आ गया होगा। विच गैस कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग थ्रू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड भी बोल रहा है, मीथेन भी बोल रहा है, सारे के सारे करेंगे तो डेट्स वो ये सब क्या कहलाते हैं, ग्रीन हाउस गैस, अच्छे से पता होगा। ठीक है, CFC भी रहता तो वो भी रहता आंसर। ठीक है, 124। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट डैश गैस। याद है, एनसीईआरटी बताया था कि एसिड है, कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस करेगा, CO2 गैस करेगा। कैसे, एग्जांपल दे रहा हूँ, H2SO4, ये किसी भी मेटल के साथ मान लीजिए FeCO3 के साथ रिएक्ट करवाइए तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस H2O, और क्या निकला, CO2 गैस निकला। ठीक है, समझ में आया। एसिड के साथ जब भी मेटल का कार्बोनेट करेगा तो क्या बनेगा, CO2 गैस निकलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NCERT का कंसेप्ट। ठीक है, 125। विच एसिड इज कॉल्ड HOOCCOOH। तो आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला। ऑक्जेलिक एसिड में कितना कार्बन, 2 कार्बन, कितने ऑक्सीजन, 4। ठीक है, तो क्या बोलिएगा, C2H2O4। ठीक है, तो C2H2O4 ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड का नेचर क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका मेनली काम किस सब चीज़ में है, तो स्टेन वगैरह सब जो हटाते हैं अपने क्लॉथ वगैरह से। ठीक है, इसका फॉर्मूला है C2H2O4। ठीक है, अब ये एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है, अगर आपसे कोई पूछ दे तो NCERT में दे रखा है कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह का ऑक्सीडेशन से। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। अगले पे आइए, आपको कुछ टेस्ट ट्यूब जो है प्रोवाइड किया गया है, एक में डिस्टिल वाटर है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है, एक में बेसिक सॉल्यूशन है। तो रेड लिटमस ब्लू कौन होगा, बाप रे बाप कितना मुश्किल। तो मैंने आपको बताया था, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड और बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि रेड को ब्लू कौन करेगा, बेस, खत्म, बेस बेस बेस। ठीक है, क्लियर कट। लिटमस पेपर की बात कर रहे हैं, लिटमस पेपर को करेगा, तो लिटमस पेपर कहाँ से मिलता है ये क्वेश्चन, तो ये लिटमस पेपर मिलता है लाइकन्स से। किससे लिटमस पेपर कहाँ से मिलता है, लाइकन्स से। पिछले साल ही क्वेश्चन आया तो इस बार रिपीट हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द ऑडियर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंबल्स डैट ऑफ, तो रिजेंबल एसिटिक एसिड का जो स्मेल है वो किससे मिलता है, तो विनेगार से मिलता है। किससे मिलता है, विनेगार से। ठीक है, याद रखिएगा। टोमेटो से तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। केरोसिन से कभी मिल सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो देखिए यही है BPSC का लेवल। प्यार से करिएगा ना, एक नज़र में देखिएगा तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन सबको इंडिविजुअली देखिएगा। जैसे आप भीड़ में कहीं भी जाइएगा, ट्रेन में, तो बहुत भीड़ देखते ही लगेगा अरे बाप अब तो मुझे सीट नहीं मिला, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। और जैसे ही फिर ट्रेन के अंदर जाइएगा, एक कोना मिल जाएगा तो आपकी ज़िंदगी बड़े सुखी तरीके से कट जाएगी। ठीक है, 127 नंबर खत्म। 128 पे आते हैं। 128 क्या कह रहा है, वाई डज द HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नो H3O आयंस आर प्रेजेंट, लिटमस चेंजेज कलर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ H3O आयन। बिल्कुल सही। क्या कहना चाह रहा है? कहना क्या चाह रहा है? H3O आयन जो होता है ना, वो ड्राई HCl गैस में प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसीलिए जो है एसिडिक गैस का कोई इफेक्ट नहीं होगा लिटमस पेपर पे। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। H3O आयन जो होता है वो ड्राई HCl में प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए एसिडिक गैस का कोई इफेक्ट नहीं होगा लिटमस पेपर पे। ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन जो होगा HCl का, उसके अंदर में होगा H3O आयन। ठीक है, इसीलिए जो है ब्लू लिटमस को वो रेड करता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ड्राई की बात कर रहा है इसीलिए गड़बड़ है मामला। ठीक है, समझ में आ गया होगा। डिटेक्ट द ऑड वन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, वेरी गुड, इथाइलिन का काम हो जाएगा इसमें। सेटिंग ऑफ सीमेंट, बहुत अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला जो पढ़ते हैं जिप्सम, वो हो जाएगा। बर्निंग ऑफ कोल, ये हमको इन्वायरमेंट को खराब करेगा। तो क्या बोला? डिटेक्ट द ऑड वन। तो ऑड वन क्या है? सभी जो है केमिकल चेंजेज है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रैपनिंग ऑफ फ्रूट, एक बार फ्रूट पक गया तो उसको कच्चा कर दोगे क्या? नहीं। सेटिंग ऑफ सीमेंट, एक बार सीमेंट ढल गया तो उसको वापस से सीमेंट बना दोगे? नहीं। एक बार कोल को जला दिए तो वापस से उसको कोल बना दोगे? नहीं। ये सभी के सभी क्या है? केमिकल चेंजेज हैं। तो इसको चूंकि हम वापस नहीं लेके इनिशियल स्टेट में ला सकते हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। तो 129 का नन ऑफ द एबव। ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में मैंने चिक के बताया था कि दोनों क्या है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। ग्रेफाइट कैसा है? ग्रेफाइट कैसा है? sp2। डायमंड कैसा है? sp3। ठीक है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, जो है डायमंड और ग्रेफाइट का, दोनों का अलग है। डायमंड का अलग टाइप का है, इसलिए डायमंड जो है बहुत ज़्यादा हार्डर है ग्रेफाइट से। हार्डनेस ऑफ ग्रेफाइट क्या है? कम है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और डायमंड क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बिल्कुल गलत। दे हैव सेम हार्डनेस, गलत। दे हैव सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, गलत। नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये भी हो गया 130। अब आते हैं 131 पे। ठीक है। ओह, बायोलॉजी स्टार्ट। द स्टोमेटा ओपन और क्लोजिंग। तो आपको पता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में सबसे पहली बात कौन हेल्प करेगा? तो आपको पता है क्या करेगा? पोटासियम रहेगा। ठीक है, पोटासियम रहेगा। ठीक है, वो हेल्प करेगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। हमको बस इतना पता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग में कौन हेल्प करेगा? पोटासियम। और वो भी कौन? गार्ड सेल इसमें मेन रोल होता है। तो द स्टोमाटा ओपन और क्लोज ड्यू टू चेंज इन द प्रोटीन ऑफ द सेल, गलत। न्यूक्लियस, नहीं, बोला था कि पानी से घुसने से मतलब है। ठीक है, पानी से घुसने से। यहीं पर मैं आपको एक दो चीज़ और समझाना चाहूँगा। आपने एक वर्ड सुना होगा DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ठीक है, DPD। ठीक है, पानी का कितना डिमांड है सेल में, पानी का कितना डिमांड है, इसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? DPD से। ठीक है, याद रखना। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? DPD से, याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा। DPD का फुल फॉर्म कम से कम क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, DPD पे बार बार बोल रहा हूँ, DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, याद रखना है। बस इतना याद रखना है आपको, बस। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्लोरोफिल से रिलेटेड क्या है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब डैश वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट। मैंने आपको बताया था। ठीक है, हाँ, इससे पहले आपको स्टोमेटा वाले में एक चीज़ बताना भूल गया। स्टोमेटा खोलता और बंद होता है, किस लिए होता है? क्योंकि अमाउंट ऑफ द वाटर जो सेल में चेंज होता है, इसी को टर्गर प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, आपको उतना नहीं याद रखना, आपको याद रखना है कि वाटर के कारण जो होता है चेंज होता है। ठीक है, जैसे ही इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर सेल में आया, ठीक है, प्रेशर जनरेट होगा जिसके कारण स्टोमेटा खुलेगा, और कम अमाउंट ऑफ वाटर है तो प्रेशर डिक्रीज होगा जिसके कारण स्टोमेटा बंद होगा। ये दोनों चीज़ याद रखना है। ठीक है, अच्छे से, बढ़िया से। उसके बाद क्लोरोफिल कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्व करेगा? तो रेड एंड ब्लू को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रेड एंड ब्लू को। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट आपको पता है कि ग्रीन प्लांट में पाया जाता है। ये वेवलेंथ जो एब्जॉर्व करता है ब्लू और रेड रीजन में। ठीक है, किसको रिफ्लेक्ट करता है? ग्रीन कलर ऑफ द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को, जिसके कारण क्लोरोफिल वगैरह ग्रीन कलर का दिखता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आइए 133वां नंबर पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच? नॉट को यहाँ पे सबसे पहले ये करिए, नॉट। ठीक है, पेटियोल अटैच लीव टू द स्टेम, बिल्कुल सही। वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, क्रीपर, बिल्कुल, जो रेंगने वाले हैं, जैसे कद्दू वद्दू का देखते होंगे कि रेंगते इधर से उधर। ठीक है, थिक हार्ड स्टेम विद द ब्रांच नियर बेस ट्री, गलत। ठीक है, थिक जो है रिजिड स्टेम विद ब्रांच नियर द बेस, इसको श्रब कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हर्ब सर्ब। ठीक है, हार्ड स्टेम की बात कर दिया तो सर्ब होगा, श्रब। ठीक है, तो ये गलत हो गया।
पेटियोल आपको पता है जो एकदम होता है, जो लीव उसको अटैच करता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि आपको पता है पॉलिनेशन वगैरह। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। वो आपसे पूछेगा ऑटोगेमी क्या होता है? ऑटोगेमी मतलब सेम फ्लावर सेम प्लांट, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। फिर क्रॉस पॉलिनेशन में जिटेनोगेमी और जेनोगेमी होता है। जिटेनोगेमी में क्या होगा? डिफरेंट फ्लावर लेकिन प्लांट सेम है, और जेनोगेमी में क्या होता है? डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 12, ठीक है। ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी, जेनोगेमी, ठीक है। पानी से होगा पॉलिनेशन तो हाइड्रोफिली, एयर से होगा तो एनीमोफिली, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वाटर रीचेज ग्रेट हाइट इन द ट्री बिकॉज ऑफ द सक्शन पुल कॉज्ड बाय, ठीक है। पानी आपको मैंने बताया था कि ऊपर तक पहुंचता है, क्यों पहुंचता है? तो ट्रांसपिरेशन के कारण, ठीक है। प्लांट क्या है? इमोबाइल है, प्लांट इधर उधर हो नहीं सकते, तो उसके अंदर वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। प्लांट क्या करते हैं? वाटर जो अपने रूट वगैरह से लेते हैं, और इसमें जैलम प्रेजेंट होता है, जैलम जो पानी को ऊपर तक पहुंचाता है, ठीक है। प्लांट क्या करते हैं? वाटर को वाटर वेपर में बदलते हैं और उसको रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। कौन से प्रोसेस से? तो एटमॉस्फेयर प्रोसेस है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का नाम ट्रांसपिरेशन, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन क्या होता है? एक सक्शन ब्रिज मैकेनिज्म होता है, मतलब जो ऊपर की तरफ खींचा जाता है, जो कि प्लांट्स में होता है, जिसके कारण प्लांट जो है बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट पर पहुंच जाते हैं। वो क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेटरी पुल। किसने दिया था ये कंसेप्ट? तो डिक्सन एंड जॉली ने, ठीक है। कोई भी पूछेगा ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, भाप का ऊपर जाना, ठीक है। कंडेंसेशन वापस से कूल होना, ठीक है। ये सब चीज़ आपको पता होगा। तो ट्रांसपिरेशन आपको याद रखना है, ठीक है। कहीं भी वर्ड आ जाए कोहेशन और एडहेशन, तो कोहेशन मतलब याद रखिएगा दो वाटर मॉलिक्यूल या दो स्पेसीज जो सेम टाइप के, दैट इज कोहेशन। एडहेशन मतलब हो गया अलग अलग टाइप के स्पेसीज, ठीक है। एनसीईआरटी का वर्ड था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच मेक्स देम क्वालिफाई टू सेल्फ रेप्लिकेशन? भाई साहब कल ही बताया था क्या, क्योंकि इसके में डीएनए आरएनए दोनों होगा, इसलिए क्लोरोप्लास्ट किस टाइप के होंगे? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए, प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में कौन कौन सा बेस पाया जाता है? याद रखिएगा, एटीजीसी, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, जिसमें से जीसी क्या है? प्यूरिन्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ प्यूरिन्स? तो जीसी इज एग्जांपल ऑफ प्यूरिन्स। पैरामिडिन्स का जो बच गया सब, ठीक है। थाइमिन क्यों है डीएनए में? क्योंकि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वही आरएनए में एयूजीसी, ठीक है, एयूजीसी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 136 द पार्ट ऑफ द स्केलेटन डेट आर नॉट एज हार्ड एज बोन विच कैन बी बेंट। वही अपना नाक का कान का, किसको आराम से मोड़ सकते हैं? इसको क्या कहते हैं? कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। आंसर क्या हो गया? कार्टिलेज, ठीक है। सिंपल, समझ में आया? कार्टिलेज, 136 का कार्टिलेज। फिर मैंने आपको बताया था लाइकन्स के बारे में। लाइकन्स में क्या होता है? अलगी और फंजाई, 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 ठीक है। अलगी और फंजाई। फंगस में क्या होता है? लाइकन्स में अलगी और फंजाई किस टाइप का रिलेशन, म्यूचुअलिज्म शो करते हैं? सिम्बायोटिक, ठीक है। वही अगर आपसे मैं पूछ दूं कि माइकोराइजा क्या होता है, तो फंजाई प्लस हायर प्लांट जो होते हैं उसके रूट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है। फीमेल एनोफिलिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स। देखिए ये कितना बेवकूफ़ वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कि मच्छर की औरत, एनोफिलिस की औरत और क्यूलेक्स की औरत दोनों को कैसे करेंगे? भाई दोनों का काम तो खून ही चूसना है, औरत है इसमें फीमेल, तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो भाई एट एन एंगल विथ सबस्ट्रेटम, इसका आंसर गया था। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, एक पैरेलली काटती है, एक जो है वो 90 डिग्री पे काटती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, किसी एंगल के साथ इसका वो है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधा आया था कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए, उसमें से एक ये भी था, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, आपको पता है क्या होगा? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट है तभी हम जिंदा हैं। बी टाइप, टी टाइप मैंने आपको बताया था, ठीक है। दोनों टाइप का लिम्फोसाइट होता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी टाइप के कारण होता है, ठीक है। आपको यहीं पे बताया था, एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जो जिसका एग्जांपल था बोन मैरो और थाइमस। पहले ये मैच्योर होते हैं, तब ये जाके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वगैरह को मैच्योर करते हैं। डिजीज चैप्टर याद कीजिए एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी सीरीज में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मसल इन ए वुमेन बॉडी? क्या है क्वेश्चन? मसल वर्क इन पेयर, ठीक है, मानते हैं। मसल बिकम शॉर्टर, स्टीफर एंड थिकर व्हेन कंट्रैक्टेड, बिल्कुल सही। मसल कैन ओनली पुश द बोन, नहीं 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 नहीं, कैसे होगा? मसल क्या है? तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। मसल में बहुत सारे प्रोटीन होता है, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, थ्रोपोमाइसिन प्रोटीन होता है। मसल का काम क्या होता है? मूवमेंट और सर्कुलेशन में। मसल आर कैपेबल ऑफ पुलिंग बट नॉट कैपेबल ऑफ पुशिंग, ठीक है। तो ये वही चीज़ यहाँ पे गलत है। पुल कर सकते, पुश कैसे? भाई मसल कैसे धक्का देगा हड्डी को?
चेक करके देख लो अपने बॉडी में। ये पे मसल से पूछ दूँ, सबसे बड़ा मसल कौन सा है, सबसे छोटा मसल कौन सा है, कान का बोन सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है, फेमर क्या होता है, स्टेप्स क्या होता है, मेलस क्या होता है, इनकस क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, लिगामेंट किसको किसको जोड़ता है, तो बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट, टेंडन्स किससे जोड़ता है, लिगामेंट को, बोन को मसल से। ठीक है, क्लियर कट, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला 141। ठीक है, हो गया ख़त्म। ठीक है, तो हो गया ख़त्म। ठीक है, अब अगले दिन करते हैं। ठीक है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए ऐसे साइंस का, क्योंकि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 दिन में आप कोशिश करेंगे, 2 दिन में 2-2 करके करें, और मेनली जो है हम 2-3-4 साल का और कर लेते हैं बस, इससे आपको कंसेप्ट, क्योंकि उससे पहले वन लाइनर टाइप आते थे, तो ये सब कंसेप्चुअल हैं। ठीक है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।